So once again, good evening everyone and welcome to जीपी उसका सम है 16। तो सपोज करो जीपी होगा ए प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये जीपी कैसा जीपी है, इनफाइनाइट है। और इस इनफाइनाइट जीपी का जो सम है बेटा, वो सम कितना है यहाँ पर हमारे पास 16। ठीक है, अब चलो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म। तो स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म का जो सम दिया हुआ है वो भी सम दिया हुआ है। वो सम कितना हमारे क्वेश्चन में, वो सम है 153 3/5। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास पहले एक जीपी था और इसको मैं सम इसको हटा देता हूँ। सपोज करो ये जीपी था और इसका क्वेश्चन में आपको सम दिया हुआ है ये एक इनफाइनाइट जीपी का सम है। अब बोल रहा है इन सारे टर्म्स का स्क्वायर। तो इन सारे टर्म्स का स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, तो लिखो इन सारे टर्म्स का। तो ए का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे ए आर दिया हुआ है, ए आर का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका होगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे है ए आर स्क्वायर। तो ए आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर आर का पावर 4। और ये भी कहाँ तक जाएगा बेटा, ये भी। अब क्योंकि ये अगर इनफाइनाइट जीपी है, अगर ये इनफाइनाइट जीपी है तो इसका स्क्वायर भी, वो भी तो इनफाइनाइट जीपी होगा। तो बिल्कुल होगा सर, तो वो भी इनफाइनाइट जीपी है। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दिया और क्वेश्चन में बोल रहा है जो इसका सम है दिस इज 153। इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व ही कर देते हैं। सो वी हैव 153 3/5। तो 5 तिहाई 15, 15 5 जा 75 76, इसमें 3 ऐड कर देना है तो 768/3। चलो, तो अपने को ये इन्फॉर्मेशन दे दिया क्वेश्चन में, ये सारे डिटेल्स हमारे पास मौजूद है। अब अपने को क्या करना है, आपसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चों, फाइंड द जीपी। यही क्वेश्चन है शायद, फाइंड द जीपी। अच्छा, इसमें कट हो गया, रुको मैं देख लेता हूँ यहाँ क्या है। फाइंड, अच्छा बोल रहा है फाइंड यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन रेशियो एंड द फोर्थ टर्म। तो आपको इस क्वेश्चन में बेटा क्या निकालना है, आपको यहाँ पे पूछ रहा है जो आर है, आर का वैल्यू क्या है और इसका जो फोर्थ टर्म आएगा उसका वैल्यू क्या है। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपको फोर्थ टर्म चाहिए तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए, ए आर का पावर n-1 3। अपने को यही आंसर चाहिए होगा। तो अगर फोर्थ टर्म का आंसर चाहिए तो फोर्थ टर्म का आंसर के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला तो एक क्वेश्चन में आपको बोला निकालना पड़ेगा, दैट इज आर। और दूसरा आपको क्वेश्चन में ए का वैल्यू चाहिए। तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें यहाँ पे ए का मतलब फर्स्ट टर्म का और आर का मतलब कॉमन रेशियो, इन दोनों का वैल्यूज निकालना है। तो चलो इसके वैल्यूज को निकालते हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो ये इनफाइनाइट जीपी है तो इसका सम होगा ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 16। ये यहाँ पर ऐसे चलेगा। ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका अपना फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर, तो इसका लिखेंगे ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो कॉमन रेशियो कितना आएगा, सेकेंड टर्म को डिवाइड करो फर्स्ट टर्म से, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर को डिवाइड करोगे ए स्क्वायर से तो कॉमन रेशियो आएगा आर स्क्वायर का। तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ गया 768/3। तो अपने को ना क्वेश्चन में ये दे दिया है, अपने को क्वेश्चन में एक डिटेल ये पता है, जो भी क्वेश्चन में डिटेल दिया गया था उसकी मदद से आप ये निकाले और दूसरा एक ये निकाले। अच्छा सर, यहाँ पे ए स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, ये वाले जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर। तो ए 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर का हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया। चलो यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, अब ए और आर का वैल्यू निकाल दो। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 16 इंटू 1 माइनस आर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसी वैल्यू को बेटा यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। तो यहाँ पर अगर आप a की जगह लिखेंगे तो लिखेंगे 16 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर का जो वैल्यू है उसको आपने यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दिया, तो 16 का स्क्वायर और 1 माइनस आर का होल स्क्वायर यहाँ पे डाला। नीचे में चल रहा है 1 माइनस आर का, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर नीचे में हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर का स्क्वायर, तो हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते हैं और नीचे में ये अपन लिख सकते हैं। ठीक है सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए, छोटा हो जाए और तुरंत अपने को आंसर दे दे। देखो बेटा अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, बताइए आप। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर हमारे पास कैंसिल आउट होने वाला, क्या कैंसिल आउट होगा, 1 माइनस आर एक बार कैंसिल कर देगा इसको, तो हमारे पास जो बचेगा 16 का रेशियो,
तो 16 का रेशियो दैट इज 144 इंटू 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 768/3। ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करते करते अपन यहाँ पहुंच गए। अब क्या करें, कुछ मत करो, सॉल्व कर दो बस इसका वैल्यू। देखो तो 144 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 12 6 72, 72 में 48, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करते हैं। दिस इज 12 12 20, 12 6 72, 72 में गया 4 48, 12 4 48। तो ये 4 से कैंसिल आउट हुआ। और कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल होगा। 4 से कैंसिल आउट करेंगे दिस इज 16, 4 से कैंसिल आउट करेंगे दिस इज 3। तो यहाँ पर सारा कटम कुटुम लगाने के बाद यहाँ तक सिचुएशन बन गया। अब मार दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज 9, 1 माइनस आर, और ये हो जाएगा 16 इंटू 1 प्लस आर। लो भाई, अब इतना सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या यहाँ पर अपन आर का वैल्यू निकाल लेंगे? बहुत आसानी से यहाँ पर आप आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो निकाल दो बेटा जल्दी से। चलो, दिस इज 9 माइनस 9r, 16 प्लस 16r। क्या क्या ट्रांसफर होगा इधर? तो 9r को उधर ले जाते हैं, 16 को उधर ले आते हैं। तो दिस विल बी 9 माइनस 16, 16 प्लस 9। सॉल्व कर दीजिए तो दिस विल बी 16, तो 7। अजीब सा आंसर आ रहा है भाई। तो दिस इज -7 25r। आर का वैल्यू आया हमारे पास -7/25। चेक करो इसको, ये सही है कि गलत। लेट मी ऑल्सो चेक, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओ, हमने कहीं आंसर गलत निकाल दिया बेटा। आंसर 1/4 आना चाहिए था। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया हम लोगों ने। दिस इज 16। ओ हो, अरे यहाँ पे मिस्टेक हो गया भाई, इसको कट कर दो। 16 का स्क्वायर 144 नहीं होता रे, वो तो 12 का होता है। गड़बड़, बट कोई नहीं कोई नहीं, ध्यान नहीं रहा मेरे भी। चलो यहाँ से फिर से चेकआउट कर लो, इसको स्टेप्स को ठीक कर लेना। एडिटर साहब इसको एडिटिंग में देख लीजिएगा। सो यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो 16 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया 1 माइनस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे में बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग इसको 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज 768/3। अभी यहाँ पर अपने को 16 का स्क्वायर चाहिए था ना गाइस, तो 16 का स्क्वायर कितना आता है पता है? 16 इंटू 16 256। गलती से हमने 144 लिख दिया था, तो ये होगा 256। 1 माइनस आर कैंसिल आउट होगा एक बार, तो यहाँ पर आप कैंसिल आउट करेंगे 1 माइनस आर, ये 1 माइनस आर को कैंसिल आउट किया। दिस इज 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर इक्वल्स टू 768/3। अब देखो शायद ये डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ से अपन कैंसिल आउट करेंगे अगर, तो 256 इंटू 3, तो 6 3 18, 18 बिल्कुल। तो यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट करेगा, दिस इज 3, और ये 3 गया, तो हमारे पास ऐसा करके वैल्यू बचेगा। तो r उधर जाके बन जाएगा 2r, 2r इधर आके ये 0 दे देगा यार। क्या हो गया आज मेरे को? अरे यहाँ पे 5 था भाई, ओहो। इसको करेक्ट कर लेना बच्चों, यहाँ पे 5 है, 5, तो 5 या 15, ये 5 लेना था। शिट, दिस इज 5। यहाँ पर भी बेटा ये 5 है, इसको करेक्ट कर लो, लिखने में गड़बड़ हो गई मुझसे। दिस इज 5, यहाँ पर भी 5, सब जगह चेंज कर लो 5। दिस इज 5, 768/5, यहाँ पे भी 5। चलो अब इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से यहाँ कैंसिल करेगा 3 के फॉर्म में। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में दिस इज 5 इंटू 1 माइनस आर, यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस आर। ठीक है, अब एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट वे में आप इसका आंसर निकालेंगे आर का, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 5 माइनस 5r, ये आएगा 3 प्लस 3r। चलो, तो 5 और इधर 3, 5 इधर 3 आके 2 हो जाएगा, और उधर जाके ही हो जाएगा 8r। तो यहाँ पे r का वैल्यू बेटा 2/8 आया, दैट इज इक्वल्स टू 1/4, दैट इज इक्वल्स टू 1/4। तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या मांगा था आपसे?
आपसे बोला गया था आपको सबसे पहले क्वेश्चन बेटा क्या निकाल के देना है, आर का वैल्यू देना है, तो वो निकल गया। लिखने में कुछ हमने गड़बड़ कर दी थी मैंने, तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ हुआ है, कोई बात नहीं। आइए, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे 1/4 आ गया। और कुछ पूछा है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको बताना है फोर्थ टर्म का वैल्यू, ठीक है? तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस 1/4, दिस इज इक्वल्स टू 16 इंटू, ये होगा 3/4, 4 से ये कैंसिल, तो फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू आएगा भाई, फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू हमारे पास आएगा इस सीरीज का, दैट विल बी 12। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, फोर्थ टर्म चाहिए था। तो आप क्या लिखेंगे, फोर्थ टर्म मतलब A4 इज इक्वल्स टू AR3। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 12 इंटू 1/4 का पावर 3, 1/4 का पावर 3। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो 4 3 बार मल्टीप्लाई होने वाला है, तो ये कैंसिल आउट तो जरूर करेगा इसको। आओ, तो लिखेंगे 12 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, तो ये इसको कैंसिल करेगा 3 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म, इट कम्स टू 3/16। तो एक आसान सा क्वेश्चन, एकदम भी भारी क्वेश्चन नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन वाला जो चीज़ है ना उसको ध्यान रखना है। जीपी में यार और कुछ है नहीं, देखो अगर मुझसे भी गलती होती है तो वो कैलकुलेशन में गलती होती है। तो जीपी में कॉन्सेप्ट बेटा आसान होते हैं, बट जो इसका कैलकुलेशन पार्ट है ये थोड़ा तगड़ा होता है, तो कैलकुलेशन को अपने को कंट्रोल में रखना है। चलो नोट डाउन करो, ओके, डन। चलो, लेट अस स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा, दैट इज द केस स्टडी ऑफ, केस स्टडी क्या, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ जीपी, जो आपको इसके पहले वाले साल के प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा बेटा। वो लेक्चर्स बने थे, बट वो लेक्चर्स एडिटिंग के टाइम में कुछ गड़बड़ हो गया था और वो लेक्चर्स में क्वेश्चंस ही हट गए थे। तो कोई बात नहीं, आओ हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बोल रहा है एक स्नेल है, तो स्नेल तो आप जानते हैं ना, उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में कुछ बोलते हैं, घोंगा बोलते हैं। तो आप, मुझे नहीं पता आप जानते हो कि नहीं। एक स्नेल है, वो मूव करना स्टार्ट करता है टुवर्ड्स अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर अवे। तो बेटा एक स्नेल है, स्नेल का डायग्राम बनाना बहुत क्रेजी है, क्योंकि बहुत अजीब सा उसका डायग्राम बनता है, तो चलो अपन बना लेते हैं। ऐसा करके दिखता है ये, पता नहीं आपको, आपने देखा है कि नहीं। तो एकदम छोटा सा होता है, मैंने बहुत वाहियात बनाया, तो इस पर इग्नोर करो। ये मूव करना स्टार्ट करता है और ये मूव करेगा, इसको पहुंचना है यहाँ पर, कोई, अच्छा मीटर भी नहीं है, सेंटीमीटर। तो बेटा ये जो स्नेल है ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब अपने स्टार्टिंग पॉइंट से इसको डिस्टेंस कवर करना है, कितना दूर जाना है, मात्र 3 सेंटीमीटर। देख रहे हो, बाप रे बाप। अब इसका आंसर देखोगे तो और मजा आएगा देखकर कि ये स्नेल को कितना जाना है, सिर्फ 3 सेंटीमीटर। अभी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट अ पेस ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर। अच्छा, स्पीड देख रहे हो इसका, 1 घंटा में बेटा, ये 1 घंटा में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 1 सेंटीमीटर। इतना तो स्पीड उसेन बोल्ट का भी नहीं है। तो ये 1 सेंटीमीटर 1 घंटा। आगे बोल रहा है एज इट गेट्स स्टार्टेड, जैसे वो शुरू करता है, इट कवर्स ओनली ओनली हाफ। तो ये जब अपना शुरू करता है काम करना, तो ये क्या कवर करता है, इट कवर्स ओनली हाफ द डिस्टेंस कंपेयर टू द प्रीवियस आवर। मतलब अगर सबसे पहले घंटे में अगर इसने 1 सेंटीमीटर कवर किया होगा, चलो, तो अगर सबसे पहला घंटा में इसने 1 सेंटीमीटर कवर किया होगा, तो अगले घंटे में कितना कंप्लीट करेगा, 1/2 सेंटीमीटर, मतलब पहले वाले का आधा। तो पहले वाले का आधा, तो 1 सेंटीमीटर का आधा क्या हो गया, आधा सेंटीमीटर, ठीक है। अगले घंटे में कितना कवर करेगा, तो 1/2 का आधा, मतलब 1/4 सेंटीमीटर। उसके अगले में कितना करेगा, 1/4 का आधा, 1 सेंटीमीटर, एंड सो ऑन। अच्छा, ऐसे करते करते वो कितना कितना डिस्टेंस तक जाना है उसको, उसको 3 सेंटीमीटर तक जाना है। अब इसका आंसर बहुत क्रेजी है, देखना। बोल रहा है आपसे इन हाउ मच टाइम, बताइए, ये जो इतनी तेज रफ्तार में ये मूव कर रहे हैं भाई साहब, इनको कितना टाइम लगेगा कहाँ पे पहुंचने में, जहां उनको पहुंचना था। तो उनका टारगेट बहुत दूर का है भाई, इसको मजाक नहीं उड़ाना है, उसको 3 सेंटीमीटर तक जाना है, ठीक है। आइए अभी देखते हैं कि पहला डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, फिर है 1/2, फिर है 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। यहाँ पर जो जीपी बन रहा है ना बेटा, ये जो जीपी अगर आप इसका सम निकालोगे, अभी आप अगर इसका सम निकालोगे और उसको लास्ट में एकदम पहुंच जाना है, तो अपने जब फिनिश लाइन पे पहुंचेगा, अपने जब एकदम फिनिश लाइन पे पहुंचेगा, तो सपोज पहुंच गया अपने फिनिश लाइन पे, तो वो फिनिश लाइन पे पहुंचने के बाद उसका डिस्टेंस क्या होगा, फिनिश लाइन पे पहुंचने के बाद उसका डिस्टेंस होगा 0। हालांकि ये इनफाइनाइट जीपी है, बट डायरेक्टली इसको अभी इनफाइनाइट जीपी नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे, लॉजिक को समझ लेते हैं। ये बेटा चलना शुरू किया, चलते 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 जा रहा है, बहुत मस्त स्पीड से जा रहा है, और वो
3 सेंटीमीटर तक पहुंच गया अपना डेस्टिनेशन में, तो उसका फाइनल डेस्टिनेशन जो लास्ट वाला घंटा का डिस्टेंस होगा 0। सम निकालते हैं, सम निकालते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया है। तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट 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 डॉट, ये जाते जाते अब ये नंबर रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, होते होते उसको कहाँ पहुंच जाना है, 0 पे। तो लास्ट टर्म अपने को पता है, तो सम लगाते हैं। आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर का वैल्यू है 1/2, और यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, ए का वैल्यू है 1। बस आप इसको लगा दीजिए, तो ए माइनस एल आर, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और नीचे लिखेंगे 1 - आर। ठीक है, क्यों ऐसा लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि वो फाइनली जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा तो उसका जो लास्ट डिस्टेंस ट्रैवल होगा लास्ट वाले घंटे में वो होगा 0 सेंटीमीटर। जब पहुंच गया तो कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा। चाहे ऐसे बोलो चाहे इसको इनफाइनाइट जीपी बोलो, दोनों बात बराबर, बट अपन अभी इसको इनफाइनाइट जीपी नहीं बोल रहे। चलो सॉल्व करते हैं। दिस इज 1 माइनस लास्ट वाला जो टर्म है ना, एल, एल का वैल्यू है बेटा 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 - 1/2। ओके, तो यहां पर आंसर आएगा 1 - 1/2 का 1 डिवाइडेड बाई, सॉल्व करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1/2, दैट इज इक्वल्स टू, ओहो गड़बड़ हो रहा है। क्यों गड़बड़ हो रहा है, देखिए भाई साहब, ये जो चालू किए थे, यहाँ से चलना चालू किए थे, और हर अगले घंटे में वो पहले वाले से आधा डिस्टेंस ट्रैवल करते थे। ठीक है, हर अगले घंटे में अपने पहले वाले से आधा डिस्टेंस ट्रैवल करते थे। अगर ऐसा वो करते तो वो चलते 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 जब चलेंगे तो टोटल वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे 2 सेंटीमीटर। जाना कितना सेंटीमीटर था उनको, उस भाई साहब को जाना था 3 सेंटीमीटर, और टोटल कितना ट्रैवल कर रहे हैं वो 2 सेंटीमीटर। तो क्या ये कभी अपने निर्धारित जगह पे, क्या ये कभी भी अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। ये मैक्सिमम चलेंगे तो 2 ही सेंटीमीटर चलेंगे, उसके बाद थक जाएंगे और गिव अप मार के वहीं सो जाएंगे। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ही बहुत हंसी वाला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि उनको कितना टाइम लगेगा। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, ही विल नेवर रिच, he will never ever reach his destination। आपसे पूछा था टाइम बताने के लिए, तो आप आंसर क्या दे रहे हैं बेटा, वो 2 सेंटीमीटर चलने के बाद वहीं थक जाएगा और वहीं पे सो जाएगा, तो उसको जो 3 सेंटीमीटर चलना है वो कभी पहुंचेगा ही नहीं। तो इसका आंसर होगा हाउ मच टाइम, बोलेगा नो टाइम, पहुंचेगा ही नहीं कभी, नेवर, ही विल नेवर एवर रीच हिज डेस्टिनेशन, ये इसका आंसर। तो बेटा ये फनी क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्या सीखना था, इसका कॉन्सेप्ट ये सीखना था कि ये जो डिस्टेंस ये ट्रैवल किया पहले टाइम पे, पहला घंटा में कितना ट्रैवल किया 1 सेंटीमीटर, दूसरे घंटे में कितना ट्रैवल किया 1/2, तीसरे घंटे में 1/4। अब इन सबको ऐड कर दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था। ये था कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर ये नंबर्स तो आपको जीपी में दिख रहे हैं, बट इन नंबर्स को आपको ऐड करना था क्योंकि आपको टोटल डिस्टेंस बताना था। ये पहला घंटा का डिस्टेंस, ये दूसरा घंटा का डिस्टेंस, ये तीसरा का डिस्टेंस, तो ऐसे करके सबको ऐड करके आपने टोटल डिस्टेंस उसको बताया। तो ये क्वेश्चन हो गया सम ऑफ जीपी का। इसके पहले जो एक्सरसाइज 6.4 था वहां पे जो क्वेश्चन थे जीपी के, वो सम के क्वेश्चंस नहीं होते थे। क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। अभी ये एक्सरसाइज आपको 6.5 में दिया हुआ है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये सारा का सारा क्वेश्चन सम का क्वेश्चन है। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको नहीं बताएगा बेटा कि वो 6.4 से आ रहा है कि वो 6.5 से आ रहा है, तो आपको जज करना पड़ेगा, सम निकालना है कि नॉर्मल जीपी का क्वेश्चन है। ये है ट्रिकी पॉइंट। चलो, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसके बाद हम लोग अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। डन, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, द इन्वेंटर ऑफ चेस बोर्ड, तो जिसने चेस बोर्ड बनाया, तो आपने चेस तो बेटा बचपन में खेला होगा, तो चेस में आप जानते हैं कि कैसा दिखता है चेस, आराम से, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा आपका, ऐसा ऐसा करके बहुत सारा रहता है। इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स होते हैं, इसमें टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने चेस बोर्ड को कभी नोटिस किया है तो उसमें टोटल जो स्क्वायर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 64। ठीक, आगे बोल रहा है, द इन्वेंटर ऑफ द चेस बोर्ड वॉज अ वेरी क्लेवर मैन, ही आस्क्ड द किंग, वो राजा से जाके कुछ रिवॉर्ड मांगता है, रिवॉर्ड ऑफ 1 grain ऑफ व्हीट फॉर द फर्स्ट स्क्वायर। तो सबसे पहला वाला जो स्क्वायर होगा ना, बोला कि उसमें उसको कितना ग्रेन मिलना चाहिए, एक एक धान का दाना, एक व्हीट का दाना, ग्रेन्स का, उसको दे दें पहला वाला बोर्ड पे रख के। फिर आगे, देन ही आस्क्ड फॉर 2 grains फॉर द सेकेंड, बोले कि सर अब ना डबल करते जाइए, पहला वाला में एक दान रखिए, फिर दूसरा वाला में 2 पीस रखिए, तीसरा वाला में फिर 4 पीस रखिए, उसके बाद 8 पीस रखिए, ऐसे करके वो सोन सोन चलते रही आगे 64 तक।
ये उसने बोला, ठीक है, किंग से, कि पहला वाला के लिए अपने को कितना, एक एक वीट का दाना दीजिए, दूसरे वाले बॉक्स में 2 वीट का दाना दीजिए, तीसरे में 4 दीजिए, एंड सो ऑन, मतलब डबल करते जाइए। तो बेचारा किंग बोला ठीक है, बहुत छोटा डिमांड है बेचारे का, छोटा सा थोड़ा सा चीज मांग रहा है एक, फिर उसका डबल करना, और 64 ही तक तो जाना है, क्या ही फर्क पड़ता है, हम लोग दे देंगे 64। ओके, आफ्टर तो बोलता है कि एंड सो ऑन डबलिंग द अमाउंट ऑफ ग्रेन फॉर ईच सब्सिक्वेंट स्क्वायर, ठीक है। बोल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, हाउ मेनी ग्रेन्स वुड ही हैव टू बी गिवन। तो भैया यहाँ पर ये जीपी का क्वेश्चन है कि पहला वाला स्क्वायर में 1 ग्रेन मिला, दूसरे में 2 मिला, 4 मिला, 8 मिला, करते 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 टोटल कितने बॉक्स हैं हमारे चेस बोर्ड में, तो हमारे पास है 64। तो आपको बताना है कि कितना वो मिला। अच्छा, पहले वाले पे कितना मिला, 1, दूसरे वाले में मिला 2, फिर मिला 4, फिर मिला 8, अप टू आपको बताना टोटल, टोटल किसको कितना दाना मिला। तो बेटा आपको यहाँ पे सम निकालना है। इंपॉर्टेंट ये होता है जीपी में क्वेश्चन में समझना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कि क्वेश्चन आपसे सम का क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपसे सिर्फ nth टर्म का क्वेश्चन पूछ रहा है, जो 6.4 वाले एक्सरसाइज में था। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है टोटल उसको कितना दाना मिला, तो चलो निकाल देते हैं। आसान सा क्वेश्चन है ये आपके लिए। अब सम निकालना है आपको, तो सम ऑफ जीपी यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू, और यहाँ पे आर का वैल्यू है 2, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Rn-1 डिवाइडेड बाई R-1। तो ए का वैल्यू बेटा 1, यहाँ पर आर का वैल्यू है 2, और ये होगा 64 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 2 का पावर 64 -1। अब देखो 2 का पावर 64 ये इतना बड़ा नंबर है बेटा, इतना बड़ा नंबर है कि अगर आपको कैलकुलेटर नहीं दे एग्जाम में तो बेटा आप इसको निकाल ही नहीं पाओगे। तो ज़्यादा लोड लेना नहीं है, अपने को भी आपके किताब में भी यहीं पर छोड़ दिया गया है, इतना बड़ा नंबर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, आप इसको इसी फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में छोड़ दीजिएगा। अब ये इतना बड़ा नंबर है कि राजा ना खुद ही कंगाल हो जाएगा, ये जिसको दिया था वही राजा बन जाएगा, और ये खुद जो राजा उसने गिफ्ट किया था गया, उसकी लग गई। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जीपी का क्वेश्चन अगर है तो सम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला टोटल उसको कितना धान मिला, टोटल उसको कितना वीट का ग्रेन्स मिला, तो टोटल सम निकालना है। ठीक, ओके सर, चलिए इजी क्वेश्चन। अब ये सब क्वेश्चन में दम नहीं होता, आपको बस क्या करना ना बेटा कि इसको आपको समझना है कि इसमें सम निकालना है कि नहीं निकालना, बस ये लॉजिक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। बोल रहा है ऑन द फर्स्ट डे म्यूजिक वीडियो ऑफ, ओके, तो पहला दिन में म्यूजिक वीडियो ऑफ मिस्टर अरिजीत सिंह जी। तो अरिजीत सिंह को तो आप सब कोई जानते ही हैं, हमारे सबके फेवरेट सिंगर। अरिजीत सिंह वॉज पोस्टेड ऑनलाइन, तो ये ऑनलाइन यूट्यूब में डाला सपोज करो, एंड इट गॉज 120 व्यूज इन दिल्ली। तो पहला दिन 120 व्यूज आता है कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में। आगे बोल रहा है द नंबर ऑफ व्यूअरशिप गेट्स इंक्रीज बाई 5% पर डे। ओहो, ठीक है, तो मतलब पहला दिन अगर 100 व्यूज आया था, पहला दिन 100 व्यूज आया था, तो अगले दिन उसका 105, उसका 5% बढ़ जाएगा, मतलब अगला दिन 105 आएगा। अगर फर्स्ट डे को आप 100 लेते हैं, अगर आप, चलो इसको और बेटर वे में लेते हैं, अगर पहला दिन 120 आया तो दूसरे दिन कितना आएगा, 120 मल्टीप्लाइड बाई 1.05। ठीक है, अब जो ये 1.05 कहाँ से आया बेटा, देखो अगर पहला दिन 100 व्यूज है तो दूसरा दिन 5% बढ़ गया, तो 100 में 5% बढ़ाओगे तो वैल्यू कितना होगा, 100 में अगर 5% बढ़ाओगे तो 100 का 5% क्या होता है 5, तो 100 में 5 ऐड करेंगे तो 105। तो यहाँ पर ये परसेंटेज के टर्म्स में 105%। अब 105% को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, अगर 105% को, तो फर्स्ट डे सपोज 100% था, अगला दिन 5% बढ़ गया, तो 100% में 5% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 105%। अब 105% फिर अगली बार 5% जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 105% को हम लोग डिनोट करते हैं डेसिमल में, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1.05। ये क्या हो जाएगा 1.05, मतलब हर दिन 1.05 टाइम्स बढ़ते जा रहा है। हर दिन उसके जो व्यूअरशिप है मिस्टर अरिजीत सिंह की, द ग्रेट अरिजीत सिंह की, उनकी व्यूअरशिप 1.05 बढ़ते जा रही है हर दिन। ओके, तो पहला दिन आया था 120, दूसरा दिन आया 120, तीसरा दिन क्या आएगा 120 इंटू 1.05 इसका स्क्वायर, उसके बाद चौथा दिन क्या आएगा 1.5, ऐसे करके बढ़ेगा बेटा, इस तरीके से नंबर्स आएगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो यहां पर ये व्यूअरशिप बन रहा है, क्या ये जीपी है, साफ साफ ये जीपी एपी है नहीं बेटा, इंक्रीज्ड बाई बोल रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है उनका व्यूज। ओके, आगे हाउ मेनी टोटल व्यूज, अब आपसे पूछ रहा है टोटल, तो टोटल का मतलब ही होता है सम,
यहाँ पर आपको पूछ रहा है हाउ मेनी टोटल व्यूज डिड द वीडियो गेट ओवर द कोर्स ऑफ फर्स्ट 29 डेज। तो पहला 29 दिन में कितना आएगा। एक्सप्रेस योर आंसर इन एक्सपोनेंशियल टर्म। ये इसलिए एक्सपोनेंट लिख रहा है ना, इसका आंसर ही इतना बड़ा आएगा कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए भाई, आपको यहाँ पे सम निकालना है 29 दिन का। तो ऐसे चलते जाओगे जब, तो आपको नंबर ऑफ डेज तो कितना बताया, दे दिया है क्वेश्चन में 28 डेज का, इसका सम बताना है। चलिए, बहुत इजीली आप इसको निकाल दीजिएगा सम। आपको ए पता है, आपको आर का वैल्यू पता है, आप बिंदास इसका सम निकाल सकते हैं। तो निकालो फिर, क्या दिक्कत है। चलो, तो सम निकालते हैं। तो सम, या सम बोलो या लिखो टोटल व्यूज। टोटल व्यूज इज इक्वल्स टू ए इंटू आर का वैल्यू, क्योंकि आर का वैल्यू है 1.05, 1 से बड़ा है, आर का पावर 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। तो यहाँ पर पहला दिन है 120, आर का वैल्यू हो गया 1.05 टू द पावर 29 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.05 माइनस 1। चलो सॉल्व करो इसको। 120, अब ये जो अंदर में है ना, इतना बड़ा नंबर है बेटा, ये आप तुम बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ऊपर वाला को तुम लोग एज इट इज छोड़ने वाले, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो छोड़ देना। नीचे में देखो क्या आएगा, 1.05 माइनस 1, ये आएगा 0.05। नीचे में डिनोमिनेटर में ये क्या वैल्यू देगा आपको, 0.05। उससे कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। अब आप इसको डेसिमल को हटाइए वहां से, तो 2 डेसिमल हटेगा तो ऊपर में 2 जीरो बढ़ा दो, 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। मल्टीप्लाइड बाई 1.05, इसका पावर 29 माइनस 1 डिवाइडेड भी आ गया 5। 5 से इसको कैंसिल आउट करो तो ये आएगा 24, 24 5 120 और 2400। ठीक, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है इतना बड़ा वैल्यू, जिसको तुम प्रैक्टिकली अपने कैलकुलेशन स्पीड जो कॉपी किताब में बनाते हो एग्जाम में, उससे निकाल नहीं सकते हो। इसलिए क्वेश्चन आपको पहले ही बोल दिया था छोड़ देना एक्सपोनेंट में, तो आपने भी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ दिया है। दिस इज हाउ वी डू इट, एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जीपी के क्वेश्चंस बेटा आसान है, उतना टफ है नहीं। आपको इसका क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझने में ज्यादा फोकस करना है। तो अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई ना कि क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, और ये जो आपने निकाला है ये वाला चीज, अब जरूरी नहीं है बेटा क्वेश्चन में ना यही आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाए वही सेम चीज आ जाए जो आपने देखा है। हालांकि 11th लेवल पे नियम से तो स्कूल लेवल में वही क्वेश्चन आना चाहिए जो आपके एमएल अग्रवाल में, क्योंकि तुम्हारे एमएल अग्रवाल में ही बहुत क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन 11th में, जो बच्चा अभी 10th से 11th में आता है, इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत टफ है। मैं समझ सकता हूँ, रियली मैं समझ सकता हूँ, बट कुछ कर नहीं सकते, कहीं से भी आ सकता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट को समझना, ये कैसे निकालते हैं, बस यही होता है काम। उसके बाद ये सम वम निकालना, ये तो तुमने पहले किया है तो तुम निकाल दोगे। चलो नोट डाउन करो इसको। डन, ओके। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, अ पर्सन सेंड्स अ फेक न्यूज ऑन व्हाट्सएप। तो आपको पता है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नाम का एक कॉलेज चलता है जहाँ पे भयानक भयानक मैसेजेस आते हैं, सर्कुलेट होते हैं। तो उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक इंसान ने फेक न्यूज फैलाया। उसने किसको भेजा, ही सेंड दैट न्यूज टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स ऑन मंडे। तो एक बंदा है वो ना, वो क्या करता है, तो ये एक बंदा है, वो 4 दोस्तों को न्यूज भेजता है। ठीक है, तो ये हुआ मंडे के दिन। मंडे के दिन ये उसने 4 लोगों को भेजा। फिर आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ईच ऑफ दीज फ्रेंड, अब ये चारों लोग जिनको ये भेजा, फॉरवर्ड्स द फेक न्यूज ऑन टू 4 ऑफ देयर फ्रेंड्स ऑन ट्यूसडे। अब ये चारों महाशय ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी 4 लोगों को और भेजेंगे। तो हर आदमी यहाँ पर और 4 लोगों को ये न्यूज फॉरवर्ड कर देता है। बात समझ रहे हो। तो देखो, ये मंडे के दिन तो यहाँ तक कांड हुआ, ये जो गलती हो गई, जो फॉरवर्ड हुआ गया है ये न्यूज में, ये मंडे को यहाँ तक हुआ। ट्यूसडे को देखो, बाप रे बाप, अचानक से इतने लोगों के पास फैल गया। अब क्या हो रहा है, इन इन लोगों ने जिनको मैसेज भेजा, वेडनेसडे को ये सारे लोग जिनको मैसेज मिला था वो लोग भी और 4 जन को भेज देंगे। तो यहाँ पर जो न्यूज है वो मल्टीप्लाई हो रहा है कि ऐड हो रहा है, इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं भाई। ऐसे भी र्यूमर बहुत जल्दी फैलता है। तो ये सारा जो चीज है ये एक्सपोनेंट का, मल्टीप्लीकेशन का है। तो मल्टीप्लीकेशन में तो डेफिनेटली जीपी लगता है, गलती से भी एपी सोच भी नहीं सकते हम लोग। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है, चलिए आगे बोल रहा है, each person who receives the fake news on Tuesday send it to 4 more people by Wednesday। Wednesday को और 4 को भेजा था, and this process goes on for a week। तो ये प्रोसेस एक हफ्ता, मतलब एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, मतलब ये संडे तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ओके, आगे
आफ्टर अ वीक अ लीडिंग न्यूज एजेंसी, किसी ने वेरीफाई किया इस न्यूज को एंड फाउंड आउट टू बी इट इज अ फेक न्यूज, तो पता तो चल गया। अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी पीपल हैव रिसीव्ड दिस फेक न्यूज ऑन व्हाट्सएप टिल देन। तो बेटा सबसे पहले दिन कितने लोगों के पास गया था, तो सबसे पहले दिन उस बंदे ने कितने को भेजा, 4 को भेजा। अब उस 4 ने उसको और 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16। फिर वेडनेसडे को और 4 से मल्टीप्लाई होके ये न्यूज़ पहुंचा 64 लोगों के साथ। ऐसे करते करते ये 7 डेज तक चला। ठीक है, तो ये था हमारा पहला दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसे करते करते यहाँ संडे तक ये काम चला है। ठीक है, संडे तक ये काम चला है। ठीक है, आपसे पूछ रहा बताओ कितने लोगों को गलत न्यूज़ मिल गया, तो सबको ऐड कर दो, इतने सारे लोगों को गलत न्यूज़ मिल गया। तो सम ही निकालना है बेसिकली, तो 4 प्लस 16 प्लस 64, कितने टर्म्स तक, 7 टर्म्स निकाल दीजिए। तो दिस इज ए का वैल्यू 4, यहाँ पे कॉमन रेशियो निकलेगा 4 का पावर 7, 7 दिन तक चला है, डिवाइडेड बाई दिस, यहाँ पे आएगा 4 - 1, तो ये आ गया 4/3 मल्टीप्लाइड बाई। अब 4 का पावर बेटा 7 चाहिए, इसमें ना हम लोग को निकालना पड़ेगा, 7 बहुत बड़ा नंबर है नहीं, और इसने यहाँ पे लिखा हाउ मेनी पीपल, तो छोटा नंबर है तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो 4×4 = 16, 64, 64 इंटू 4 256, ये हो गया 4 बार में, फिर बचा 3, तो 4×4 = 16, इसको 4×4 = 16, 16 और 64, इसको 64 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 5 चौके 20, 20 और 2, 4 2 8, 8 हो तो 10, 6 7 36, 25 इंटू 6 150 और 151, 1 5 और 1 6, 16184, 16184, 8×4 = 12, 13, 13 और 6, 13 और 6 19, 13 और 6 19, एक बार चेक कर लो मल्टीप्लिकेशन। अरे मैं क्यों दिमाग लगा रहा हूँ, अपने पास तो कैलकुलेटर है ही, तुम लोगों को सॉल्व करना है। आंसर चेक कर लो, 4 का पावर 7, 4 5 6 7, 16 3 आज यहाँ पे बेटा 384 होगा, दिस विल बी 384। चलो ठीक है, अब 16384, ओके। अब यहाँ पे देखो ये 3 से कटेगा क्या, 16 और 3 19, 19 और 8 28 और 31, 5 3 15, 12 1 18, नहीं नहीं कटेगा। चलो भाई, तो ये नहीं कटने वाला, 4 - 1, तो इसको डिवाइड करो, कैलकुलेटर ही यूज कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर, चलो तो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, इट्स अ बिग नंबर इनटू 4 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर बेटा ये नंबर जो निकल कर आ रहा है दिस इज 21845.33, तो इसको हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा क्या करेंगे, ले लेते हैं। नंबर में लोग तो पॉइंट में हो नहीं सकते, डेसिमल में इंसान होता नहीं, तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 21845, 21,845 लोगों को गलत न्यूज चला गया है। बस अब देखो इसमें टफ काम क्या था बेटा, टफ काम ये था जो हम लोगों ने किया था, ये भी सही होता, छेतिया यहाँ पे बस 3 आना था। ये जो कैलकुलेशन का पार्ट है यही यही है मेजर बात। तो मैंने हमेशा बोला था कि जीपी ना टफ नहीं होता, लेकिन जीपी में जो कैलकुलेशन आ जाता है वो कैलकुलेशन कभी कभी आपको थोड़ा सा टाइम एक्सीड करा देगा एग्जाम में इसको सॉल्व करने का, और कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन आसान है। चलिए नोट कीजिए इसको, चलो ठीक है डन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 सेज यू एंड योर सिबलिंग, तो तुम और तुम्हारे भाई बहन में से कोई भी डिसाइडेड टू आस्क फॉर अ रेज इन योर पॉकेट मनी फ्रॉम योर डैड। अच्छा, तो तुम लोग डिसाइड कर रहे हो कि घर में अब थोड़ा तबाही मचाना है और पापा को बोलना है पॉकेट मनी बढ़ाया जाए। आपके पापा जी ने आप लोगों को चांस दिया, आप लोग दोनों को चांस मिलता है। क्या चांस दिया, यू टू कुड हैव 1000 एट वंस। अच्छा, तो डैडी बहुत स्मार्ट है आपके, उन्होंने आपको ऑफर दिया है कि आप दोनों में से आप लोगों को 1000 मिल जाएगा एक ही बार में। तो पहला ऑप्शन दिया कि एक ही बार में, फर्स्ट डे में ही मैं आपको क्या करता हूँ 1000 रुपये दे देता हूँ, और दूसरा ऑप्शन दिया और यू कैन गेट ₹2 ऑन द फर्स्ट डे, ₹4 ऑन द डे 2 एंड सो ऑन। और दूसरा ऑप्शन क्या मिलता है, पहले दिन में मैं आपको देता हूँ ₹2, दूसरे दिन में उसका डबल 4, उसके बाद फिर 8, ऐसा करते करते ऑफर दिया। अभी यहाँ पे बोल रहा है रिसीविंग ट्वाइस एज मेनी रुपीज
तो आपको ये रुपीस डबल होने वाला ऑप्शन दे दिया फॉर 12 डेज। बाप रे, 12 दिन। अभी देखो, अगर बच्चे को जीपी नहीं आता, अगर तुम्हें जीपी नहीं आता और ऐसा ऑप्शन मिले, और तुम्हारे पापा को जीपी आता है, इसलिए वो होशियार है, वो जानते हैं कि तुम ये वाला ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर दोगे, बिकॉज उनको पता है कि तुम्हें तुम्हें क्या दिखाई देगा, तुम्हें दिखाई देगा 1,000 रुपया अभी मिल रहा है, अभी के अभी ले लेते हैं, 2 रुपया, 4 रुपया, 8 रुपया डेली डेली कौन गिजर गिजर करेगा। तो आपने ये वाला ऑप्शन जो आपको 12 दिन तक डबल होते हुए मिल रहा था, आपने डेफिनेटली इसको इग्नोर कर दोगे अगर आपको जीपी का कॉन्सेप्ट पता नहीं है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, while you opted, तो while you opted for getting 1000 at once, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हो बेटा, तुम कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हो, 1,000 ले लेते एक बार में, काम खत्म, डेली डेली 2 रुपया 4 रुपया नहीं लेना। बट तुम्हारा जो भाई है वो स्मार्ट है, वो अंकुश सर के साथ में जीपी पढ़ चुका था, और वो ही ऑप्टेड फॉर द लेटर वन, तो उसने सेकंड वाला ऑप्शन चूज किया। विच वन ऑफ यू मेड अ बेटर डिसीजन एंड व्हाई। तो चलो भाई, आपको यू रिसीव्ड हाउ मच, you received 1000, your brother received how much, he will receive 2 रुपया पहला दिन, 4 रुपया दूसरा दिन, 6 रुपया तीसरा दिन, अप टू 12 डेज। तो भैया सम निकाल दीजिए इसका। चलो, तो यहाँ पे जो वैल्यू है आर का कॉमन रेशियो का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, क्योंकि डबल हो रहा है पैसा, तो यूज करते हैं फॉर्मूला ए आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ए का वैल्यू है 2, 2 का पावर 12 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस वन। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 12 माइनस वन। चलो इसको सॉल्व करो। देखो मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ कि जो 2 का पावर 5 होता है बेटा, वो होता है 32। इसको 2 बार कर दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, तो 32 का जो स्क्वायर आता है ना, दैट इज 1024। ऐसा कॉमन सेंस में कुछ कुछ याद रखना अपने को कुछ कुछ याद रखना है। तो 2 का पावर 5 आता है 32, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर मतलब 2 का पावर 10, 2 का पावर 10 का वैल्यू आता है 1024। अपने को यहाँ पर 2 का पावर 10 मिल गया, जाना कहाँ तक है 2 का पावर 12 तक, तो 2 और बढ़ाना है, तो इसमें इसमें मल्टीप्लाई कर दो बेटा 4। ठीक है, 4 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 का मतलब होता है 2 का पावर 2, तो 10 ऑलरेडी है, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा, 2 का पावर 12 आ जाएगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, 2 का पावर 10 ऑलरेडी है, इसमें 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा बेटा, ओवरऑल आंसर आएगा 2 का पावर 12 यहाँ पर। तो अपने को ये काम करना, तो वही कर रहे हैं कैलकुलेशन को शॉर्ट शॉर्ट करने के लिए। 24 इंटू 4 96, 24 इंटू 4, और ये हो गया 4096। चलो भाई 4096 माइनस वन, तो ये होगा 4095। अब आप इसको कर दीजिए, तो ये हो गया 092 ज़ा 95 इंटू 2 180। ठीक है, नहीं नहीं 190, सॉरी 190, और इधर 4 इंटू 2 8। लो भाई, आपको कितना रुपया मिला था बेटा, आपको मिला था 1000 रुपया। आपके भाई को बेटा यहाँ पे कितना रुपया मिल रहा है, उसको मिला 8190 रुपया। तो क्या आप मामू बन गए, क्या आपको नहीं समझता, तो ऐसा हो गया। लेकिन अभी ये क्वेश्चन करने के बाद अगर घर में ऐसा ऑप्शन ऑप्शन मिले, अब आपको इसको छोड़ के इसको लेना है, ये है जीपी पढ़ने का फायदा। ऑफर नहीं मिल रहा है, जाके खुद से ऑफर करके ऐसा निकलवा लेना, ठीक है। ओके सर, चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से। दीज आर ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वी फेस इन रियल लाइफ। चलो डन, आइए लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन 2024। ड्यू टू रिड्यूस टैक्स, तो टैक्स ने, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं सीतारमन जी, उन्होंने टैक्स को रिड्यूस कर दिया। तो टैक्स से रिड्यूस करने से an individual has extra 30,000, an individual has extra 30,000 इन स्पेंडेबल इनकम। ठीक है, तो पहले सपोज करो 1 लाख रुपए टैक्स दे रहा था वो बंदा, अब वो 70,000 टैक्स दे रहा है, तो उसको 30,000 रुपया उसका पास बचत हो गया। अब ये जो उसके पास टैक्स कम दे रहा है, पहले 1 लाख दे रहा था, अब 70 देता है, तो 30,000 रुपया का बचत हुआ। अब ये 30,000 रुपया वो खर्च कर सकता है, ऑब्वियसली जब उसके पास बचेगा तो वो उसको खर्च कर सकता है। देखो ये क्या बोल रहा है, इफ वी अज्यूम that an individual spends 70% of his on 70% ऑफ दिस ऑन द कंज्यूमर गुड। अब देखो यहाँ पे ना ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं बेटा और आप क्लास 12th में, आप इकोनॉमिक्स में ना मनी एंड बैंकिंग एक चैप्टर आएगा, वहां पर आएगा एक टॉपिक है हमारा मनी क्रिएशन का। ठीक है, एक टॉपिक वहां पर भी है, और एक है चैप्टर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम डिटर्मिनेशन। तो इनकम डिटर्मिनेशन में कॉन्सेप्ट आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ऐसा कुछ आपको देखने को वहीं पे मिलेगा। तो ये इकोनॉमिक्स का केस स्टडी है, समझ लीजिए आप वैसे ही। तो खैर अभी आप नहीं जानते हैं 11th में आप, तो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो 30,000 रुपया बचा उसके पास, उसका 70% वो कंज्यूमर गुड्स में डालेगा। तो उसके पास बेटा कितना रुपया बचा, 30,000 रुपया, इसका कितना परसेंट वो डालेगा,
कंज्यूमर गुड्स में, तो वो बेटा 21,000 रुपया खर्च करेगा। किस में खर्च करेगा? ऑन कंज्यूमर गुड्स। कहाँ खर्च करेगा? ऑन कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, वो 21,000 रुपये खर्च करेगा। ठीक है, अब ये 21,000 रुपये खर्च करेगा, मतलब 21,000 का सामान खरीदेगा। सपोज करो मोबाइल खरीद लिया, तो इस बंदे ने मोबाइल खरीदा 21,000 रुपये का। अब इस बंदा का जो एक्सपेंस है, इस बंदा का जो एक्सपेंस है, जिससे भी वो खरीदा होगा, दुकानदार, उस दुकानदार का तो ये कमाई हुआ ना? ये बात बताओ। तुम्हारा खर्च किसी ना किसी का तो कमाई होता है, हाँ या ना? बिल्कुल होता है। आप अगर खर्च करेंगे तो वो किसी के लिए इनकम है। तो ये बंदा जो फोन खरीदा, तो दुकानदार जो जिसने फोन बेचा, उसको इसने कितना रुपया दिया होगा? 21,000 रुपया। तो उस दुकानदार का इनकम हो गया कितना? 21,000 का। अब उस दुकानदार के पास कितना रुपया आ गया? 21,000 रुपया। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एंड द प्रोड्यूसर ऑफ दीज गुड, प्रोड्यूसर मान लो दुकानदार को मान लेते हैं, तो द प्रोड्यूसर ऑफ दीज गुड्स इन टर्न स्पेंड 70% ऑन कंज्यूमर गुड। अब ये इस दुकानदार से जिसने ये फोन खरीदा, उसको इतना रुपया आया, वो दुकानदार इसका 70%, इसका 70%, ठीक है, ये कहाँ खर्च करेगा? फिर वो खरीदेगा, सपोज करो टैबलेट खरीद लेगा। तो ये जो प्रोसेस है कि ये जो खर्च कर रहा है, इसका 70% वो खर्च करेगा, फिर टैबलेट जिससे खरीदेगा उसको पैसा मिलेगा, वो भी 70% खर्च करेगा। ये एक प्रोसेस है जो चलता जाएगा, चलता जाएगा। और ये आप सीखोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ोगे ना, तो देखना आपको ऐसा चीज दिखाई देगा, मजा आएगा। व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन कंज्यूमर गुड? तो अभी ये थोड़ा सा केस मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होगे। इसने मोबाइल खरीदा दुकानदार से, तो इसका खर्च हुआ होगा, दुकानदार का वो इनकम था। अब उस दुकानदार के पास 21,000 रुपया आया, वो 21,000 का फिर 70% खर्च करेगा किस पे? कुछ अपना डिमांड पूरा करने के लिए टैबलेट खरीदेगा। अब ये खर्च करेगा तो वो टैबलेट बेचने वाले का इनकम है, उसके पास आएगा वो पैसा, वो फिर 70%, तो ये जीपी में क्रिएट हो गया। तो पहला जो टर्म होगा जीपी का, वो होगा बेटा, पहला खर्च होगा 21,000 का। दूसरा जो खर्च होगा, तो पहला खर्च हो गया कंज्यूमर गुड्स पे, A1 बोल देते हैं। A2 लेते हैं 21,000 का 70%, मतलब 0.7। फिर ये इसका जो वैल्यू आएगा, A3 लेते हैं 21,000 का 0.7 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो 0.7 का स्क्वायर है, आप ऐसे लिखो, या तो मैं आपको ऐसे सॉल्व करके दिखाता हूँ विजुअलाइज कराने के लिए, कि 21,000 का 70%। तो अपन इसको ले लेते हैं, दिस इज 21,000 का 70%, 21,000 का 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.7, तो देखो ये आता बेटा 14,700 रुपया। ठीक है, अब जो अगला बंदा है ना, ये वाला जो बंदा है, ये 14,700 का फिर से 70% खर्च करेगा। तो ये वैल्यू कितना आएगा पता है? इंटू 0.7 फिर कर दो, ये आएगा 10,290। तो पहला टर्म हमारे पास बना ये, दूसरा टर्म बनेगा ये, तीसरा टर्म बनेगा ये, और ऐसे करके ये प्रोसेस जो है ना चलता जाएगा, चलता जाएगा, जब तक ये किस में ना आ जाए, एकदम जीरो ना आ जाए। जो लास्ट वाला बंदा देखो, ये घटते जा रहा है ना, 21,000 से 14,700 गया, फिर घट के 10,290, ये घटते घटते जीरो हो जाएगा। तो अभी इतना डिटेल में नहीं दिखा रहे, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो पगला जाओगे। अपन इसको जीपी में ही रखते हैं, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पर आ गया ये थर्ड टर्म। चलो, अब इसका सम चलता जाएगा, चलता जाएगा, जब तक ये गिरते 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 कहाँ तक नहीं आ जाए, गिरते गिरते लास्ट वाले टर्म का वैल्यू आ जाए जीरो। तो चलो सम निकाल देते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे A माइनस एल आर का, क्योंकि लास्ट में जो सम है हमारे पास, जो लास्ट वाला खर्चा है कंज्यूमर गुड्स में, जो लास्ट वाला खर्चा बेटा, nth टर्म जो लास्ट वाला होगा, वो कितना हो जाएगा? जीरो। ये पैसा घटते 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 एक ना एक बार ऐसा होगा कि जीरो आ ही जाएगा। तो चलो इसको यूज करते हैं। दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इज 21,000 माइनस, ये तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि लास्ट टर्म का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है अमाउंट का? जीरो। 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस 0.7, तो ये आ गया 21,000 डिवाइडेड बाई 0.3। अब इसको कैंसिल करोगे डेसिमल, तो ऊपर में एक जीरो बढ़ेगा, डेसिमल कैंसिल हो चुका है, और इसको सॉल्व कीजिए, गया तो ये 7 से कैंसिल होगा बेटा, 7, तो 1 2 3 4। तो भैया ये जो 30,000 रुपया सीतारमन जी ने जो दिया था उस इंसान को, उसने खर्च किया, फिर जिससे खरीदा वो उसका फिर 70% खर्च किया, फिर वो जिससे खरीदा वो 70% खर्च किया। ऐसे करते अगर खर्च किया जाए, खर्च किया, तो टोटल कंज्यूमर गुड्स के कितना खर्च हो जाएगा हमारे पास? टोटल खर्च हो जाएगा 70,000 का। दिस वॉज द क्वेश्चन। और आपको इसको, जितना आप इसको इमेजिन करके पढ़ सकते हैं, जितना आप इसको बेटा इमेजिन करके पढ़ सकते हैं ना, उतना आदत डालो, जीपी के क्वेश्चंस को बनाने में फिर मजा आता है। तो आई होप इट इज क्लियर, तो नोट कीजिए इसको। ऑल राइट।
चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन गाइस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या है, आपसे बोल रहा है एक पेंडुलम है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, तो एक पेंडुलम है जो ऐसे 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 घूमते रहता है। घंटी वाला देखा हो ना, जो घड़ी वड़ी में लगा रहता है, जो ऐसे ऐसे हिलते रहता है। तो बोल रहा है एक पेंडुलम है, स्विंग्स थ्रू एन आर्क ऑफ 25 सेंटीमीटर। जो पेंडुलम है जो सबसे पहला बार, तो सपोज करो ये पेंडुलम है जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर्क बनाता है, सबसे पहला वाला बेटा। तो ये जो आर्क है यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का आर्क कितना का बना, सबसे पहला टाइम पे उसने बनाया 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बार ये जब पेंडुलम स्विंग किया होगा, इस पॉइंट से लेके ऐसे गया होगा, तो आर्क कितने का बन गया, 25। बोल रहा आगे ऑन ईच सक्सेसिव स्विंग। ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि इसका स्पीड जाएगा, फिर थोड़ा कम होता है, फिर और धीरे धीरे घटते 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 ये रेस्ट पे आ जाता है, एकदम स्थिर हो जाता है। तो बोल रहा हूं ऑन ईच सक्सेसिव स्विंग द पेंडुलम कवर्स एन आर्क इक्वल टू 90% ऑफ द प्रीवियस वन। तो बात समझ गए बेटा, अगर पहला 25 सेंटीमीटर था तो दूसरा कितना होगा, 25 सेंटीमीटर का 90%, 90% मतलब 0.09। उसके बाद तीसरा बस जो स्विंग मारेगा वो कितना मानेगा, तो इसका जो आंसर आएगा ये वाले का, इसका 90%। ठीक है, सेकंड इसके प्रीवियस वाला ये है, इसका 90%, तो इसका 90%, ये नीचे में आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं स्क्वायर। थर्ड कितना होगा, 25 इंटू, तो क्या ये जीपी बन गया, क्या ये जीपी बन गया, बिल्कुल बन गया। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑन द सिक्स्थ स्विंग। तो छठा बार जब वो स्विंग करेगा तो उसका लेंथ क्या होगा, एंड ऑल्सो टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस मतलब सम निकालना है, टोटल वर्ड आ गया मतलब आपको सम निकालना है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस द पेंडुलम ट्रेवल्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो फाइनली वो जीरो पे आने वाला है, आपको उसका जो वैल्यू है वो बताना है। चलो, तो अपन यहां सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने को दिया हुआ है, ये रहा अपना ए का वैल्यू, ये हमारा A1 है बेटा, ये हमारे लिए A2, ये A3, ये A4। आपको बताना है A6 के बारे में। तो A6 कैसे निकलता है, ए आर का पावर 5, तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 25 इंटू आर का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 0.9, इसका पावर 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। 0.9 का पावर 5, क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा, 25। चलो 0.9 मैं यूज कर रहा हूँ कैलकुलेटर, बट आपके साथ ये बहुत गलत हो रहा है कि आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर पाओगे बेटा। इंटू 0.9 इंटू 0.9, 1 2 3 4 इंटू 0.9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, मल्टीप्लाइड बाई 25, 14.76। बिल्कुल, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 14.76 सेंटीमीटर। तो जो हमारा सिक्स्थ स्विंग होगा ना, उसमें वो जो आर्क फॉर्म करेगा वो कितने का आर्क फॉर्म करेगा, 14.76। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। अभी इसके अभी इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, द टोटल डिस्टेंस इट ट्रैवल्स। तो टोटल डिस्टेंस, ये बेटा जाते 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 एक पॉइंट आएगा जब पूरा एकदम जब स्थिर हो जाएगा, ऐसे 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 करते करते जब ये एकदम स्थिर हो जाएगा ना, तो एकदम जीरो पे आ जाएगा। तो लास्ट टर्म का वैल्यू जीरो है, तो टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा है, तो ए माइनस एल आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो ए का वैल्यू हमारे पास 25 माइनस लास्ट टर्म तो जीरो होने वाला है, दिस इज 0.9। तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 0.1, 1 माइनस आर, आर का वैल्यू था दिस, तो आंसर आ जाएगा 250। ठीक है, दिस इज 250 सेंटीमीटर। अब मैं भी रिस्क नहीं लेता, जीपी में कैलकुलेशन इतना इन्वॉल्व होता है कि अपन को आंसर को मैच करना देखना जरूरी है। दिस इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ जीपी, अनदर वन। 25 नंबर खत्म, दो क्वेश्चन और है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बाबू, लास्ट का दोनों क्वेश्चन बहुत तबाही क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जहां पर आपको सॉल्यूशन जो मिलेगा वो तभी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं जब आपने डायग्राम उसका अच्छे से बनाया है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर इज ड्रॉन। तो एक स्क्वायर बना रहे हैं बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइज ऑफ अ स्क्वायर। तो आप एक स्क्वायर बनाएंगे, कैसे बनेगा स्क्वायर, आप एक स्क्वायर बनेगा ओरिजिनल, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएंगे और आप स्क्वायर बना देंगे। आगे बोल रहा है बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट a third square is drawn inside the second square by joining the midpoints of the second square and the process continues indefinitely। indefinitely का मतलब क्या होता है बेटा, infinitely, ये चलता जाएगा, प्रोसेस चलता जाएगा। तो सबसे पहले देखो प्रोसेस क्या है, पहले तो एक हमारे पास स्क्वायर है, और जो बोल रहा है
इफ द साइड ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, तो हमारे पास बेटा ये जो स्क्वायर है ना, इसका ओरिजिनल साइड कितना है, इसका ओरिजिनल साइड है 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये बेटा 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओके। अब बोल रहा है इसके मिड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया, पहले इसको नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी। तो हमारे पास ये स्क्वायर था, इसके मिड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया है, तो मिड पॉइंट्स ले लेते हैं अपन, 1 2 3 और 4, और इसको ज्वाइन कर देते हैं। मेरे डायग्राम को इग्नोर करना और मान लेना ये स्क्वायर है, हाँ है भी, दिख भी रहा है, वेरी गुड। देखो तो यहाँ पे स्क्वायर बन गया। अब इसका भी नाम दे देते हैं हम लोग, ए बी सी डी ले लिया, तो लेते हैं इसको ई एफ जी और एच। चलो यहाँ पे स्क्वायर्स हमने बना दिया, मिड पॉइंट्स। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे कि ओरिजिनल जो स्क्वायर आपने बनाया था, ये था सबसे पहले वाला स्क्वायर ए बी सी डी। आपसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि वही बताएगा जीपीएपी बन रहा है क्या बन रहा है। बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल द एरियाज, सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द स्क्वायर। तो आपको ना स्क्वायर का जो एरिया है उसका सम बताना है। तो बहुत ध्यान से देखिए, सम किसका सम बताना है आपको, एरिया का सम बताना। तो जो सबसे पहले वाला स्क्वायर है बेटा ए बी सी डी, पहला स्क्वायर, उसका एरिया कैसे निकलेगा, तो 8 का स्क्वायर दैट इज 64। तो जो सबसे पहला स्क्वायर है हमारे पास ए बी सी डी, जो ओरिजिनल वाला है, उसका साइड 8 सेंटीमीटर, उसका एरिया क्या निकलेगा, 64। चलो अभी जो दूसरा स्क्वायर बनाया आपने मिड पॉइंट को ज्वाइन करते, उसका साइड निकालते हैं, क्योंकि एरिया निकालने के लिए अपने को साइड ऑफ स्क्वायर तो चाहिए होगा। तो हम लोग उसका एरिया निकालते हैं, साइड निकालते हैं। तो देखो ये है बेटा साइड, ठीक है, ये है साइड ऑफ जो मिड पॉइंट से आपका स्क्वायर बना है। अब ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं एफ जी का वैल्यू, एफ जी मतलब ये वाला। अब ये कैसे निकलेगा, ये यहाँ है देखो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल, ये कैसा ट्राइंगल है, यहाँ पर है राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अगर ये ओरिजिनल वाले का 8 है तो इसका कितना लेंथ होगा, ये होगा 4, इसका भी छोटे वाले का कितना लेंथ होगा, ये होगा 4, दोनों का स्क्वायर ऐड कर दो, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, तो 16 16 16 32, रूट 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4√2। तो लो भाई, जो अंदर वाला स्क्वायर है ना, इसका आपको लेंथ मिल गया है, इसका अंदर वाले का लेंथ कितना है, 4√2। यही मेन काम है, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बस ये जो साइड आप निकाल रहे हो ना बेटा, यही काम करना है। चलो तो यहाँ पर अपने को मिल गया 4√2, 4√2 का स्क्वायर करो, तो 4√2 का स्क्वायर, तो 4 4 16 इंटू 2, ये आ गया 32। चलो तो सेकेंड फर्स्ट वाला स्क्वायर का एरिया 64, सेकेंड वाले स्क्वायर का एरिया 32। अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड कैसे बनेगा, इसका मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे, लो तो इसका मिड पॉइंट आप ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास एक अंदर में ऐसा करके एक और स्क्वायर बना, ठीक है। अभी इसका खाली आप इसका निकाल लीजिए साइड का वैल्यू, उसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इसका साइड अगर निकालेंगे तो लो बेटा इसका वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए हमें, ये वाले पार्ट का। यहाँ अगेन यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल का वैल्यू आपको निकालना है, तो इसका भी नाम ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच हो चुका है, इसको लेते हैं आई जे के एल, ठीक है, आई जे के एल। तो अभी यहाँ पे हम लोग निकालते हैं इन द डायग्राम, हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं आई एल का वैल्यू। तो आई एल का वैल्यू मतलब इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, कैसे निकलेगा, आधा कर दो, 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 का होल स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये फुल वाले का लेंथ कितना था, ये पूरा वाले का लेंथ था बेटा 4√2, इस पूरे का लेंथ कितना था 4√2, उसका आधा कर दोगे तो कितना होगा 2√2। तो आपने इसको यहाँ पे कर दिया ऐड, तो 2 4 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 16, तो इसका वैल्यू आएगा 4, इसका वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 4। लो बेटा अभी यहाँ पर जो आप प्रोसेस यहाँ निकाल रहे थे, मेन तो काम अपने को ये करना था ना, सम ऑफ एरियाज, सम ऑफ एरियाज निकालना था। तो यहाँ पर तीसरा वाला का साइड आया 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 16। अब इसके बाद आपको एक भी साइड का वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है, नहीं है, क्यों, देखो आपको यहाँ पे जो डेटा मिल गया है, पहला पहला एरिया है 64, दूसरा एरिया है 32, तीसरा एरिया 16। तो क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सब आधा आधा गिरते जा रहा है एरिया, क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एरिया जो है ये आधा आधा गिरते जा रहा है। अभी गिरते जा रहा है मतलब आर का वैल्यू आ गया 1/2, पहला टर्म पता है। अब आपको बोला गया ये इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन है बेटा, ये कैसा वाला है, इनडेफिनेटली लिखा हुआ था मतलब इनफाइनाइट। तो सम ऑफ एरियाज आप निकालेंगे, सम ऑफ एरियाज अगर आप निकालेंगे तो ए डिवाइडेड बाई 1 - आर। चलो ए का वैल्यू हमारे पास 64 डिवाइडेड बाई 1 - हाफ, तो ये आ गया 64
1/2 दैट इज 128 सेंटीमीटर है क्या, सेंटीमीटर होल स्क्वायर। तो जो आपको एरिया का सम चाहिए था, एरिया का जो सम चाहिए था वो निकाल दिए। अब ये जीपी का क्वेश्चन ना बहुत बाद में बना है, देखो ये वाले स्टेप में आके बन रहा है, यहां पर आके इस जगह पर आके इस पॉइंट पे आके ये जीपी का क्वेश्चन बन रहा है। उसके पहले ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है बाबू। तो ये जो निकाल रहे हो, इसको निकालने के लिए आपको ना डायग्राम सही से बनाना, ये जो एफर्ट हमने डायग्राम पे मारा है ये एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसीलिए जीपी के क्वेश्चंस बेटर होते हैं एपी के क्वेश्चन से। अब बात आप समझ पा रहे होगे कि 6.5 में क्यों इतना दम है, और टेंशन नहीं लेना है। अभी इसको बनाओगे पहली बार, एक दो बार बनाओ, लोड मत लो, उसके बाद फिर सॉल्व हो जाएगा। चलो इसको नोट करो। ऑलराइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पूरा डायग्राम का ही खेला है। डायग्राम जिसको बनाने आता है बाबू उसको बहुत मजा आता है मैथ्स बनाने में, तो डायग्राम पे फोकस करना। चलो बोल रहा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 फीट। तो एक बॉल है जिसको आप 90 फीट के हाइट से गिराते हो। आगे बोल रहा है एंड इट ऑलवेज रीबाउंड। तो रीबाउंड आप समझते हैं ना, वो इश्क मोहब्बत वाला रीबाउंड नहीं, यहाँ पे बॉल को आपने गिराया तो बाउंस बैक करेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, तो वो वाला रीबाउंड है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, इट ऑलवेज रीबाउंड्स वन थर्ड द डिस्टेंस फ्रॉम विच इट फॉल्स। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, एक बॉल है बेटा, सपोज करो यहाँ से आपने उसको गिराया, ये गिरा, और ये जो गिरा था इसका जो डिस्टेंस था वो कितने का था, 90 फीट से। तो बेटा ये बॉल को आपने यहाँ से ऐसे करके गिराया, ये गया, ये वापस रिबाउंड करेगा। तो ये जो वापस जाएगा ना, तो ये कितना डिस्टेंस का वापस जाता है, इट रीबाउंड्स वन थर्ड द डिस्टेंस फ्रॉम विच इट वाज फेल। तो 90 फीट गिरा था, 90 फीट का वन थर्ड क्या होगा, तो 30 फीट। तो बेटा ये रिबाउंड मारेगा कितने फीट का, 30 फीट का, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिबाउंड मारा, यहाँ से वापस ये नीचे गिरेगा, यहाँ से ये वापस नीचे गिरेगा। तो अब जब ये वापस नीचे गिरेगा, रिबाउंड कितना मारा, 30 फीट, तो वापस भी नीचे कितना गिरेगा, 30 फीट। तो बेटा ये गया यहाँ पे, ये आ गया 30 फीट। तो ये दूसरा बार जब ग्राउंड को टच कर रहा है, जब दूसरी बार ये ग्राउंड को टच कर रहा है तो 30 फीट आया, फिर ये रिबाउंड मारेगा, फिर ये यहाँ से रिबाउंड मारेगा, कितना जाएगा इस बार, वन थर्ड ऑफ 30 फीट। तो वन थर्ड ऑफ 30 फीट होता है 10 फीट। फिर यहाँ से ये फिर नीचे आएगा, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बेटा, तो ये 10 फीट ट्रैवल करेगा। तो बॉल अभी तक देखो जमीन को कितनी बार छू चुका है, 3 बार, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो तीसरी बार यहाँ पे छू रहा है। ओके, अब बोल रहा है ये कब तक चलेगा ये प्रोसेस, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक बॉल स्थिर ना हो जाए, जब तक बॉल स्थिर होके कांस्टेंट होके रुक ना जाए। तो बेटा जब वो लास्ट में रुक जाएगा, तो लास्ट में जब वो रुक जाएगा तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो जाएगा, जीरो, डिस्टेंस ट्रैवल विल बी जीरो। आगे देखिए क्या पूछ रहा है, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस, फाइंड द टोटल वर्टिकल, अच्छा टोटल वर्टिकल डिस्टेंस द बॉल ट्रैवल्स व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द थर्ड टाइम। तो जब ग्राउंड को वो तीसरी बार हिट करेगा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया। इसका आंसर तो हमने यही डायग्राम में बना दिया, इसके लिए तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। चलो सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब वो हिट करता है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो बोलेगा आप 90 फीट, ठीक है। दूसरी बार जब हिट करता है यहाँ पे हिट कर रहा है दूसरी बार, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, इसके पहले इसने टोटल डिस्टेंस बेटा इतना ट्रैवल कर लिया, पहले वो 30 फीट ऊपर जाएगा फिर 30 फीट नीचे आएगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया, 60। तो ये हो गया 60। थर्ड टाइम ये ग्राउंड को कहाँ पे हिट कर रहा है, यहाँ पे हिट कर रहा है। इसको हिट करने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, तो देखो पहले यहाँ से 10 फीट ऊपर जाएगा तब तो नीचे आएगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज 20 फीट। तो आपसे पूछ रहा है ये बेटा तीसरी बार हिट कर गया, ये प्रोसेस चलता जाएगा कब तक, जब तक ये जीरो ना हो जाए। क्या ये जीपी है, बिल्कुल जीपी है। आर का वैल्यू कितना होगा, 60 डिवाइडेड बाई 90, तो ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। फर्स्ट टर्म अपने को पता है 90। आपसे पूछ रहा है पहले दो चीज बताना, पहले तीसरा बार जब वो हिट करेगा तो तीसरा बार का तो डिस्टेंस यही है। चलो डिस्टेंस ट्रैवल ऑन हिटिंग ग्राउंड थर्ड टाइम, ऑन हिटिंग ग्राउंड थर्ड टाइम। तो थर्ड टाइम हिट करने में वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया है, तीनों को ऐड कर दो, 90 प्लस 60 प्लस 20, तो ये कितना आ जाएगा, 9 6 15 और 70, 170 फीट। तो आपसे सबसे पहले पूछा था कि जब वो 3 बार हिट करेगा ग्राउंड को तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, तो डिस्टेंस ट्रैवल हो गया 170 फीट का। आगे आते हैं, इसके बाद पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो बेटा एक ना एक टाइम जाके वो रेस्ट पे आएगा, हर किसी को रुकना पड़ता है। तो वो जब रुकेगा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका हो ये बताना है। तो भाई ये बहुत आसान है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे,
ए माइनस एल आर, क्योंकि लास्ट टर्म का वैल्यू अपने को पता है, लास्ट टर्म का वैल्यू कितना है 0, तो इसको हम लोग लगाएंगे। हालांकि इनफाइनाइट जीपी भी लगा सकते थे बट बेटर है ऐसे करके सॉल्व करो। ए का वैल्यू है 90, 90 माइनस लास्ट टर्म का वैल्यू है 0, तो 0 इंटू आर वो 0 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/3। चलो अब इसको बस सॉल्व कर देना आपने, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दिस इज 90 डिवाइडेड बाई 1/3, तो फाइनल आंसर आ गया 270, 270 फीट का। तो जो अपने को डिस्टेंस बताना था वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जब तक वो ऐसा करते 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 कहाँ नहीं आ जाए, रेस्ट पे नहीं आ जाए, उसका वैल्यू आ गया है 270 फीट का। तो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन गाइज। अब यहाँ पर आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज का है, आपको डायग्राम ये समझ में आना चाहिए बाबू। ये लॉजिक से आता है, ये प्रैक्टिस से आता है। तो इमेजिन करो, जितना अच्छा इमेजिनेशन करोगे। 11th में और भी टॉपिक्स आपके पास, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, जहां इमेजिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइंस है, प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन है। इमेजिन करो, जितना इमेजिन करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। मैथ्स आपने रखा है, मैथ्स का काम है मार्क्स लाने के लिए मत पढ़ो भाई, लॉजिकल रीजनिंग बढ़ाने के लिए पढ़ो। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इन चीजों को बढ़ाने की बात करो। दुनिया में उसके लिए बहुत पैसा मिलता है जिनको सोचने आता है, तो सोचना सीखो, लॉजिकल बनो। चलो तो बस यहीं पर हम लोग रुकते हैं बच्चों, और अगली क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं फिर जल्दी। बाय बाय।